चलो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं अभी नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं ना। तो आज हो सकता है नॉर्मल और टेंजेंट ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें से नॉर्मल एंड टेंजेंट के अंदर जो बचा है, एक तो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पहला चीज़, दूसरा है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इसके बाद है वर्टिकल टेंजेंट्स, ये सब बचा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा नॉर्मल एंड टेंजेंट के केस में कई बार क्या होगा, तुम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम करते हो ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चाहो तो इस बात को लिख भी सकते हो, नहीं तो समझ लो बस क्या कि अगर तुम कोई भी कर्व दिया हुआ है उस कर्व के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर पा रहे हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। मतलब अगर कंपेयर करें जितना भी पुराना जितना भी कॉन्सेप्ट देखें सबको सबसे कंपेयर करें तो ठीक है, तो उसमें से कुछ फेमस कर्व है उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अभी लिख लेते हैं, और बाकी नया कोई भी आता है तो उसमें तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सोचना है वो अभी इसी में देखेंगे। तो लिख सकते हो फ्यू ऑफ फेमस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो उसमें से चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फ्यू ऑफ देम आर, ऐसा फ्यू ऑफ देम आर मतलब फेमस जो कर्व्स है। तो उसमें सबसे पहला है पैराबोला, मान लेता हूँ पैराबोला। इसका इक्वेशन कैसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax है ना, या वाई स्क्वायर इक्वस टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay। ठीक है, इधर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ। बताओ एक्स का वैल्यू क्या होता था, एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला ऑन पैराबोला 80 स्क्वायर है ना। अब देखो x का वैल्यू 80 रखेंगे, इसमें अगर रखा तो y का क्या वैल्यू आएगा वो अपने को सोचना पड़ेगा ना। यहाँ से होगा 280। ठीक है, ऐसा कुछ लेना है, ये y का वैल्यू ऐसा कुछ अपने को सोचना पड़ेगा ताकि लेफ्ट मतलब x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बस इतनी बात है। अच्छा, कभी अगर सेकंड नंबर मान लेता हूँ सर्कल है। ठीक है, सर्कल ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मान लेता हूँ। ठीक है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसा होता था, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा है ना। अच्छा, ऐसा ही अगर मान लो x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट इसमें अपने को ऐसा x सोचो, ऐसा x सोचो। अच्छा, ऐसा कर लेता हूँ इसको ना, a रख लेता हूँ, a पावर 2/3। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब सोचो x कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट रखें x एंड y पे जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। साथ ही साथ देखो ये ऐसा करना है अपने को कि ये x को फ्री कर दे, ऐसा कुछ x का वैल्यू रखना है ताकि ये जो 2/3 है ना फ्रैक्शन वाला पावर है उसको ख़त्म कर दे। और x और y दोनों को ऐसा रखेंगे ताकि उसको ऐड करें तो ऐसा कुछ आ जाए। सोचो क्या रखोगे, ऐसा रख लो x का वैल्यू अगर तुम यहाँ से ये रख लो a cos q थीटा अगर रख लेता हूँ, इसमें रख के देखो अगर x की जगह a cos q थीटा रखते हो और y की जगह पे a साइन, अच्छा ये साइन क्यूब थीटा रखते हो, इससे क्या होगा, जैसे इसमें रखोगे तो a पे पावर 2/3 आ जाएगा है ना, और x ये क्यूब तो कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, और वो दोनों मिला के 1 बन जाएगा है ना। तो ऐसा ही कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब सोचो ज़रा अगर कुछ ऐसा रहो, ये थर्ड नंबर कर्व, फोर्थ कभी ऐसा हो √x प्लस √y इक्वल्स टू √a। अब सोच के बताओ कौन सा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखोगे, सोचो ज़रा। ऐसा कुछ रखो ताकि वो x भी बचा रहे, मतलब ये भी गायब हो जाए, दोनों ऐड करके कुछ √a टाइप का आ जाए। x की जगह क्या पुट करोगे, a 4 थीटा, और y की जगह a साइन पावर 4 थीटा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, बस तो ऐसे ही सोचना है अपने को। एक और दे देता हूँ, इसमें सोच के बताओ। ये है x³ इक्वल्स टू y का स्क्वायर। अब सोच के बताओ क्या ऐसा रखोगे दोनों सेटिस्फाई कर जाए, सोचो। जरूरी नहीं है ये साइन थीटा कॉस थीटा में रखो, ऐसा भी सोच सकते हो ना, सोचो। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा रखो कि दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाए, इधर अगर x का वैल्यू t रखोगे तो t³ इक्वल्स टू हो जाएगा y का स्क्वायर, तो y का वैल्यू 2/3 आ जाए, फ्रैक्शन में आ रहा है ना।
तो कुछ और सोचो। अगर t का वैल्यू 2 रख दे यहाँ पे, x इक्वल्स टू t का वैल्यू t पावर 6 x के जगह पे, ये 18 बनेगा। फिर यहाँ पे उसी तरह से रखना पड़ेगा। 2 सही है ना। x की जगह अगर 2 रखते हो तो y की जगह पे, यहाँ पे y की जगह क्या रखना होगा, टी क्यू क्या, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो बस तो हो गया कोऑर्डिनेट। समझ में आया ना। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। याद तुम्हें पता है क्यूबिक पैराबोला, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू है ना। इसका ग्राफ अगर तुम्हें ऐसे ही ग्राफ याद रखना अच्छी बात है, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है नॉर्मल टू कर्व यहाँ पे x इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू a साइन थीटा ऑलवेज पासेस थ्रू और ऑप्शंस है। पहला है 0 0, फिर है a, 0, c है 0, a और d है a, a। चलो जल्दी से ट्राई करो इसको। जो अभी तक हम लोग मेथड सीखे हैं नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, उससे भी ट्राई कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। क्या है, नॉर्मल टू दिस कर्व। देखो कर्व नहीं दिया, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कह रहे ऑलवेज पासेस थ्रू दिस। तो कैसे भी करके अगर हम लोग कर्व निकाल लेंगे तो अपने को अच्छा नहीं, अपने को नॉर्मल चाहिए ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर dy बाई dx निकाला। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें पॉइंट नहीं दिया है, किस पॉइंट पे अपने को dy बाई dx चाहिए। तो हम लोग अभी एग्जैक्टली अपने को पता नहीं है कि ये कौन सा कर्व है ना। अगर पता होता तो थोड़ा सोच सकते थे कि क्या हम लोग ये एंगल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, है ना। बट अभी कुछ पता है नहीं। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाए तो वो पॉइंट का प्रॉब्लम होगा, पॉइंट नहीं है अपने पास। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ जुगाड़ करते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा दिया हुआ है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ करके दोनों को मर्ज करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा है तो सबसे बेस्ट वे क्या है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना, है ना। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर और ऐड करने से पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये x को इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a cos थीटा बन जाएगा, है ना। यहाँ से a को इधर भेज दिया, तो x माइनस a इक्वल्स टू a cos थीटा। फिर यहाँ से x माइनस a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू cos थीटा आ गया, x का वैल्यू। अच्छा, cos थीटा का वैल्यू ये आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग y को देखें तो y यहाँ पे साइन थीटा निकाल लेते हैं, y अपन a क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा को रिमूव करने का सबसे, साइन थीटा और कॉस थीटा इसको रिमूव करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना। स्क्वायर करो और ऐड करो, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। अगर कर लिया तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसका स्क्वायर x माइनस a अपन a का स्क्वायर प्लस y अपन a का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखेंगे ये तो 1 बनेगा, 1 इक्वल्स टू इसका ये ऐसा कुछ होने वाला है, x माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर कर लेता हूँ, प्लस y का स्क्वायर अपन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहाँ से अगर हम लोग दोनों से a का एलसीएम लेके इधर भेज लें तो ये कैसा दिखेगा, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अगर आप देखो इसको तो ये कुछ और नहीं, क्या है, सर्कल है ना। यहाँ से क्या हो गया, अपने को कर्व पता चल गया है। कर्व जैसे पता चल गया तो अब हम लोग सोच सकते हैं इस कर्व पे अगर हम लोग नॉर्मल खींचें तो इसके कौन से पॉइंट से पास होगा, है ना। तो ये सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल खींचते तो वो कहाँ से जाता है, सेंटर ऑफ सर्कल से, है ना। तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर क्या है, a, 0। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि इसका जो नॉर्मल होगा वो a, 0 से पास होगा। तो आंसर हो गया B। कोई दिक्कत है नहीं है ना। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा ये। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी ऐड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन बहुत मस्त होने वाला है, मज़ा आने वाला है उसमें। तो टॉपिक लिख लो, छोटा सा टॉपिक है,
टॉपिक क्या बोले इसको, सब टॉपिक का भी सब टॉपिक है। ऐसा कुछ है, मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, y = f(x), और इस कर्व पे कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट P है, यहाँ पे तुमने टेंजेंट खींचा और ये टेंजेंट जाके कर्व को फिर से मिल गया, ठीक है। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट P पे खींचा और वो आगे जाके कर्व को अगेन यहाँ पे मीट कर गया, मान लेता हूँ वो क्या है, Q है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा देगा कि टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q, ठीक है। तो अब तुम्हें या तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q पूछ लेगा, या तो Q से रिलेटेड Q का यूज़ करवाएगा किसी ना किसी और चीज़ में। क्या चीज़ समझ में आया? ये क्या देगा, y = f(x) कर्व दे देगा और पॉइंट P दे देगा, कहेगा कि टेंजेंट एट पॉइंट P मीट्स द कर्व अगेन एट Q, ठीक है। अब वो Q के बारे में या तो वो पूछेगा देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, या फिर Q से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो तुम्हें पहले Q तक जाना पड़ेगा, Q निकालना पड़ेगा। सोचो कैसे निकालोगे Q, सोचो। ये दे रखा है, पॉइंट P दे रखा है, मान लेता हूँ ये है x1 y1, ठीक है, ये दे रखा है, और y = f(x) कर्व भी दे रखा है। पहले क्या करोगे, इक्वेशन निकालोगे टेंजेंट का, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दोगे। एक पॉइंट ऑफ पर्स ये आएगा ही आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, वहाँ तक क्यों पहुँच जाओगे, है ना। एक चीज़ तो ये, एक मेथड तो ये है कि तुम ऐसा कर सकते हो, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो। अच्छा, अनदर मेथड और क्या सोच सकते हो, इसमें और एक चीज़ है कि dy/dx निकालोगे एट पॉइंट P, जो स्लोप आएगा वो इस टेंजेंट का स्लोप आएगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट Q को कुछ अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, मान लेता हूँ h, k मान लिया, तो वहाँ से dy/dx = स्लोप ऑफ PQ होगा या नहीं होगा, स्लोप ऑफ PQ y2 - y1 / x2 - x1, अरे होगा या नहीं होगा, अरे क्लियर हो गया है ना। तो वही इसको लिख लो, व्हेन टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन, ऐसा कुछ लिख लो, व्हेन टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसमें मेथड 1 मैं बताता हूँ। मेथड 1 क्या करना है, पहले क्या करोगे, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, एट P एंड सॉल्व विथ कर्व टू गेट Q। बोले इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ये नॉर्मल मेथड हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर और क्या कर सकते हो, मेथड 2। मेथड 2 में एक चीज़ कर लेना, उससे काफ़ी चीज़ काम में आएगा कि dy/dx एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू, लेट्स से पॉइंट Q इज h, k, ठीक है, ऐसा अज्यूम कर लिया। तो dy/dx क्या होगा, y2 - y1, यानी कि k माइनस, या फिर उसको y2 भी बोल सकते हो, k - y1 / h - x1। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, इतना करोगे कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये पहला चीज़ ये लगाओगे, मेथड 2 में पहला चीज़ ये लगाओगे। दूसरा चीज़, ये जो Q है, Q पॉइंट उस कर्व के ऊपर ही तो है, तो उस Q को कर्व में पुट कर दोगे, यहाँ से एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, कर्व में Q पॉइंट को रखोगे तो उससे दूसरा इक्वेशन आएगा। समझ पा रहे हो, दोनों को सॉल्व करोगे h और k आ जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया? तो ये मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, कभी कभी ये मेथड ईजी होगा, कभी ये वाला मेथड ईजी होगा, ठीक है। तो दोनों को ध्यान रखना है अपने को। तो सेकंड स्टेप क्या करोगे, इसको पुट Q h, k, है ना, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, एंड सॉल्व। इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, एंड सॉल्व 1 and 2। बस यहाँ से तुम्हें Q मिल जाएगा। अब Q के बाद कुछ भी पूछे Q से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो पहले इतना नोट करो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका? चलो फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो काफ़ी फेमस है, लगभग सभी जगह मिल ही जाएगा ये वाला क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो लिखो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व y² = x³ intersect the curve again at Q। अब आगे देखो, एंड लाइन OP एंड OQ,
ओ क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा, ठीक है, देन फाइंड tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा। ठीक, एक बार ट्राई कर लो, सोच लो कैसे करना है, फिर बताते हैं। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन का पूरा सीन समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है, चलो ट्राई करो। देखो थोड़ा सा हिंट देता हूँ फिर ट्राई करो। तो क्या दे रखा है, इफ़ टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व दिस, है ना। तो अभी मान लेता हूँ इसका ग्राफ नहीं पता, बट अपने को पता ही है इसका ग्राफ, है ना। ऐसे आता ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मान लेता है इसका ग्राफ नहीं पता है, कोई भी रैंडम कर्व वही वाला जो अभी बताया था वही ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये है पॉइंट पी, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचते हो, है ना, तो ये टेंजेंट गया और इधर कर्व को इंटरसेक्ट कर लिया एट पॉइंट क्यू। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड ओ पी, ओ पी मतलब क्या, ओरिजिन से पी तक का, ये मैं मान लेता हूँ ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस है अपना, ठीक है। ओ से लेके पी तक ये जो लाइन है ओ पी, ठीक है, ये ओ पी लाइन मेक्स एन एंगल कितना, अल्फा, ये है अल्फा एंगल, ठीक है, ये वाला कितना बना रहा है, अल्फा एंगल। और एंड ओ पी, ओ क्यू है ना, ओ क्यू, ये वाला जो लाइन है ओ क्यू, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तब अपने को क्या क्या पूछ रहा है, फाइंड tan अल्फा अपॉन tan बीटा, ऐसा सीन है। ठीक है, चलो अब ट्राई करो। ट्राई तो हो गया होगा। अब देखो ये जेईई एडवांस में एक बार पूछा हुआ कुछ टाइम पहले का क्वेश्चन है, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसमें एकदम बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, एक ही क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। तो देखो हो जाएगा, एग्जैक्टली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पहले मानना होगा क्योंकि पॉइंट दिया ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड करना। चलो अब करते हैं। तो ये देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसा था याद करो, क्या था, टी स्क्वायर, और फिर टी क्यू था क्या, बताओ तो। अगर x के जगह पे हम लोग टी स्क्वायर रखते हैं 6 टी क्यू, हाँ ठीक है। तो ऐसा करता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों p और q क्या है, दोनों इसी कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो इसको मान लेता हूँ t1 का स्क्वायर, है ना, और ये टी क्यू का स्क्वायर, मतलब t1 का क्यूब, इसको क्या बोल लूँगा, t2 का स्क्वायर, कॉमा t2 का क्यूब। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये p और q इसी कर्व के ऊपर है तो हमने ऐसा मान लिया। अब देखो क्या दे रखा है, OP, ये जो अल्फा एंगल बना रहा है ना, अल्फा एंगल, यानी कि ये जो OP लाइन है उसका स्लोप क्या है, ये tan अल्फा है। ये जो tan अल्फा दे रखा है वो कुछ और नहीं, OP लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो जो स्लोप इस लाइन का है tan अल्फा वही तो होगा, OP का स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 करके, है ना। यानी कि वो क्या बनने वाला है, t1 का क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर माइनस 0। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अच्छा, साथ ही साथ क्या करते हैं ना, चलो ये अलग निकाल ही लेते हैं, tan बीटा का वैल्यू निकालो। tan बीटा क्या होगा, t2 का क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर माइनस 0। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। तो अब अपने को पूछ क्या रहा है यहाँ, tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय tan बीटा पूछ रहा है ना। तो वो क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, इसको और फर्दर सॉल्व करो, तो ये बनेगा t1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो t1 का क्यूब डिवाइडेड बाय t1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन रहा है, t1 बच रहा है ना सिर्फ, हाँ हाँ यहाँ t2 होगा। तो और ये क्या बच रहा है, t2 का, ये बच रहा है सिर्फ t2। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि अपने को t1 अपन t2 पूछना है क्वेश्चन में, बस ये पूछ रहा है, t1 अपन t2 निकालना है। ठीक है, तो अब सोचो क्या क्या कर सकते हो, निकालो, करो इसके आगे, करो करो। चलो तो अब क्या दे रखा है, ये जो p और q अपने पास आ चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यानी व्हेन टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड वन क्या था, पहले p पे हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा, बन जाएगा उससे भी लेकिन लेंदी होगा। हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 लगाएंगे। मेथड 2 क्या था, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इक्वल्स टू स्लोप ऑफ पी क्यू, ये करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ ना, y इक्वल्स टू है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर। यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y। बट अपने को dy बाई डी एक्स निकालना था, लेकिन किस पॉइंट पे, पॉइंट P पे।
तो रख लेते हैं x की जगह और y की जगह। ये बनेगा 3/2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x क्या है यहाँ पे t1, सो t1 के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्या है यहाँ पे t1 का क्यूब, है ना। तो ये बनेगा कितना, तो t1 का क्यूब यहाँ t1 पे पावर 4 बनेगा, यानी कि ये बनेगा 3/2 t1 बनने वाला है। कोई दिक्कत है, dy/dx आ चुका है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से सेंस ये जो dy/dx एट पॉइंट P होगा वो PQ का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 करके, यानी कि t2 का क्यूब माइनस t1 का क्यूब डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो dy/dx एट P क्या था 3/2 t1 इक्वल्स टू, इसको AQ माइनस BQ पे ओपन कर लेते हैं, तो ये बनेगा t2 माइनस t1 इंटू t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा और फिर बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3t1 और नीचे से आ गया क्या t1 प्लस t2 इक्वल्स टू ये 2 टाइम्स t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 3t1 का स्क्वायर प्लस 3t1 t2 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2t2 का स्क्वायर प्लस 2t1 t2 प्लस 2t1 का स्क्वायर। अब सबको एक तरफ लेके आते हैं, ये सारे टर्म्स को उधर लेके जाते हैं या फिर उसको इधर, किधर भी किसी को भी ले जा सकते हैं, तो मैं उसको उधर लेके जा रहा हूँ। तो ये बन गया 2t2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ये t1 का स्क्वायर है ना, 2t1 का स्क्वायर इधर से गया ये तो माइनस हो गया यहाँ पे माइनस t1 का स्क्वायर, और फिर 2t1 t2 है इधर से गया तो इधर से ये गया तो फिर गड़बड़ है क्या, तो यहाँ से उधर गया तो ये बन जाएगा माइनस में t1 t2 इक्वल्स टू 0। देखो तो यहाँ तक ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अपने को t1 t2 चाहिए था, t1/t2 का वैल्यू चाहिए था, इसमें t1/t2 है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग t1/t2 से पूरे में डिवाइड कर लें क्या, वो भी कर सकते हैं, है ना, डिवाइडिंग बाय t1 t2, ठीक है क्या, t1 t2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा t2 डिवाइडेड बाय t1, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस ये t1/t2, ये t2 का कट जाएगा ना, ये t2 वाला t2 एक बचेगा ना, एक तो t2 बच रहा है ना, ऐसा कुछ बचेगा ना, करेक्ट, 2t2/t1 बचा। अच्छा माइनस यहाँ से क्या बचेगा t1 से डिवाइड कर लेंगे t1 t2 से, तो ये t1/t2, अच्छा, और ये -1 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे उल्टा है ना, तो एक काम करते हैं ना एक काम करते हैं t1/t2 को कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या 2 और इंटू ये 1/x बन जाएगा ना, माइनस यहाँ पे x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो यहाँ से बन जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू क्या बनेगा 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x ना, यहाँ पे ठीक है, पूरे उधर x को 0 कर लिया। अब फर्दर सॉल्व करो तो इसको, ये x² प्लस x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ इसको फैक्टर करो तो फैक्टर हो रहा है ये 2 बनाना है ना, तो x² प्लस 2x माइनस x -2 इक्वल्स टू 0, बोलो ठीक है इतना तक, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x इंटू एक्स प्लस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक है, इधर हटा देता हूँ। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ गया 1 और x का वैल्यू -2, यही आया ना। तो ये x का वैल्यू क्या था t1/t2, ठीक है, t1/t2 का वैल्यू 1 और यहाँ से t1/t2 का वैल्यू -2, आंसर क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब देखो 2 आंसर आया t1 और t2 का, ठीक है।
तो अगर हमने ये आंसर को सेलेक्ट कर लिया तो देखो क्या होगा, T1 इक्वल्स टू T2 बन जाएगा। ये तो सेम पॉइंट बन जाएगा ना, T1 इक्वल्स टू T2 हो गया तो ये सेम पॉइंट बन गया, ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आंसर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर ट्राई करो सभी लोग। अरे काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर t, आगे है y इक्वल्स टू कॉट t। आगे देखो, अरे नोट करो क्वेश्चन, इफ टेंजेंट एट p with t equals to pi by 4 meets the curve again at q। ठीक है, then find mod of pq। ठीक है, ये निकालना है। चलो नोट करो, ट्राई करो। ये क्वेश्चन तो इजी है ना पिछले वाले से। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट दे रखा है x का और y का, है ना। टेंजेंट एट p विथ t इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि पॉइंट भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, t का वैल्यू रख के, तो p का पॉइंट निकल सकता है। मीट्स द कर्व अगेन एट q, देन pq का लेंथ चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसको अगेन वही दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होगा कि हम पहले पॉइंट p निकाल लें। कैसे निकालेंगे पॉइंट p, ये t का वैल्यू पाई बाई 4 x में भी रखेंगे और y में भी रखेंगे, वहाँ से पॉइंट p आ जाएगा। और p आ गया तो उस पॉइंट p पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, और वो जो टेंजेंट है वो कर्व को अगेन मीट कर रहा है q पे, तो इसके लिए अपने पास कर्व का इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, तो पहले अपने को कर्व का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तब उसको सॉल्व करना होगा। ये एक मेथड है। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p इक्वल्स टू स्लोप ऑफ pq। तो q को कोई भी एक अदर पॉइंट अज्यूम कर लेंगे, फिर वहाँ से इक्वल करके वो पॉइंट निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, मेथड 1 या मेथड 2 दोनों से कर सकते हैं। तो मेथड 2 पे पिछला क्वेश्चन हमने किया है, तो एक काम करता हूँ मेथड 1 से इसको ट्राई करते हैं। ठीक है ना, तो मेथड 1 के लिए अपने को कर्व का इक्वेशन चाहिए। तो ये क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू सेक स्क्वायर टी एंड y इक्वल्स टू कॉट ऑफ t। तो पहले t का वैल्यू मैं पाई बाई 4 रख लेता हूँ और पॉइंट p निकाल लेता हूँ। जैसे x का वैल्यू पाई बाई 4 रखा तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4, ये कितना बनेगा 2, और फिर कॉट पाई बाई 4 कितना बनेगा 1, यानी कि पॉइंट जो p है वो क्या आ गया 2,1। कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया है। अच्छा अब हम लोग निकालते हैं कर्व। तो कर्व निकालने के लिए देखेंगे यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कॉट है। सेक और कॉट में कौन सा रिलेशन होता है, कुछ होता है क्या, नहीं होता है। सेक और टेन में रिलेशन होता है, तो हम लोग या तो सेक को 10 में कन्वर्ट कर लें या कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लें। ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ जो x का वैल्यू दे रखा है सेक स्क्वायर टी, इसको मैं क्या करता हूँ ना 10 में कन्वर्ट करता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी। ठीक है, अच्छा इसको 1 प्लस 1 अपन कॉट स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर को कुछ और नहीं वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, क्योंकि y का वैल्यू क्या दे रखा है कॉट x। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये आ गया अपना कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, ओके अब इक्वेशन ऑफ कर्व आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, क्योंकि मेथड 1 को फॉलो कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए होगा, फिर इस कर्व के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अपने को dy अपन dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो dy अपन dx क्या करता हूँ ना मैं इस वाले से निकाल लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, इस वाले से dy बाई dx निकाल लेता हूँ। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो dy अपन dx के लिए पहले इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, चलो यहीं पे कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग दी कर्व। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल्स टू 1 का बन गया 0, है ना, प्लस
अब 1/y² का डेरिवेटिव, तो इसको क्या करना होगा, -2 और y पे पावर कितना बनेगा, -3 इंटू dy/dx, ठीक है ना। तो यहाँ से बन गया 1 = -2 डिवाइडेड बाय y³ dy/dx, ठीक है। यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, -2, इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये बन गया माइनस में y³ डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो dy/dx एट पॉइंट p के जगह पे अपने को क्या रखना है, 2,1, तो 2,1 रखेंगे, तो y की जगह पे 1 रखा, तो ये बन गया -1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है -1/2, ठीक है। अच्छा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 क्या है 1 इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस x1 यानी कि 2, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, तो ये बन गया 2y - 2 इक्वल्स टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो -x + 2, क्लियर है ना। अच्छा, इस x को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो x + 2y इक्वल्स टू इधर कितना बनेगा 4, तो ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है और कर्व आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसी कर्व से सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्विंग कर्व एंड दिस टेंजेंट, तो सॉल्विंग कर्व एंड टेंजेंट, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पे, ये x का वैल्यू मैं टेंजेंट से निकाल के x का वैल्यू इस कर्व में रख लेता हूँ ना, इससे x का वैल्यू निकाल के यहाँ से x का वैल्यू क्या है 4 - 2y, वो निकाल के कर्व के इक्वेशन में रख लेते हैं। तो कर्व का इक्वेशन कैसा है, x = 1 + 1/y², तो x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है 4 - 2y इक्वल्स, अब आगे है 1 + 1/y², तो यहाँ पे 1/y², ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1 हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा 1 + y², और ये y² इधर आ जाएगा, 4y² - 2y³, ठीक है। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से सबको उस साइड लेके जाते हैं, तो 2y³ और ये गया उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो -3y², ठीक है, और +1 = 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्या इससे हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए देखो, एक मेथड तो है कि इसको फैक्टर करो, फिर सोचो क्या आएगा, कौन क्या क्या इसका फैक्टर हो सकता है। अदरवाइज एक चीज़ है, ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P उस कर्व के ऊपर ही तो है, यानी कि ये जो y = 1 है इसका एक फैक्टर है ना, y = 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं y - 1 से, ठीक है। वहाँ से क्वाड्रेटिक आएगा, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू -½ आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 1 ऑलरेडी यहाँ पॉइंट P में है, और y का वैल्यू ½ आया यहाँ से, तो y का वैल्यू जब ½ है तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। x का वैल्यू किससे निकालेंगे, इस वाले से, तो ये बनेगा 4 - 2 इंटू -1/2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 5, तो x का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू -1/2 और x का वैल्यू आ गया 5। तो पॉइंट Q कैसा आ गया, पॉइंट Q आ गया 5, -1/2। तो अब अपने को PQ लेंथ निकालना है ना, सो Q का जो कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट आ गया 5, -1/2। अब अपने को PQ निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। इसके आगे करो, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मतलब अलमजा सा क्वेश्चन है ना, अच्छा है ना। आगे लिखो, अरे साथ में लिखो क्वेश्चन, इफ़ टेंजेंट एट x1, y1 to the curve x³ + y³ equals to aq meets the curve again at x2, y2, then prove that pt का क्या फुल फॉर्म है, prove that x2/x1 plus y2/y1 equals to 1 equals to -1, ये प्रूफ करना है अपने को।
चलो ट्राई करो, ठीक है। चलो तो हाँ ये तो नोट है। चलो तब नेक्स्ट देखो इसको क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट दिस है ना टू द कर्व दिस मीट्स द कर्व अगेन एट दिस, देन अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा ये जो पहला चीज़ में ये नोटिस कर सकते हो कि टेंजेंट एट पॉइंट P, इसको मान लेता हूँ मैं, चलो मान लेता हूँ P और ये है अपना Q, ठीक है। तो टेंजेंट एट पॉइंट P जो होगा, जो उसका स्लोप होगा वो PQ का जो स्लोप है उसके इक्वल होगा, पहला चीज़ यहाँ से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से dy/dx निकाल लेता हूँ। तो dy/dx निकालने के लिए यहाँ से x³ + y³ इक्वल्स टू a का क्यूब है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये बन गया 3x² + 3y² dy/dx इक्वल्स टू 0। यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, माइनस में x² डिवाइडेड बाय y²। कोई दिक्कत है क्या? ओके, यहाँ तक आ गया। अब देखो ये जो dy/dx होगा, ये जो पॉइंट P और Q है उसके स्लोप के इक्वल होगा, है ना। देख लो वापस से वो रफ डायग्राम, ये है P अपना, यहाँ से हमने ड्रॉ किया टेंजेंट, तो वो Q पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये है x2, y2 और ये है x1, y1, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट P हमने निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ पे P डालना पड़ेगा ना, पॉइंट P यहाँ पे रखना पड़ेगा। P क्या है, x1, y1, यहाँ पे x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, बोलो ठीक है। अच्छा तो ये जो स्लोप है वो PQ के स्लोप के इक्वल होगा, तो स्लोप ऑफ PQ इसको कैसे निकालोगे, y2 - y1 अपन x2 - x1, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। ये दोनों जब इक्वल होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से dy/dx एट पॉइंट P क्या करोगे, इक्वल्स टू y2 - y1 अपन x2 - x1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहाँ से dy/dx के वैल्यू रख लेते हैं, इसके बाद उसको मान लेंगे कुछ। तो ये है -x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये जो जनरली दिमाग में नहीं आता है, ये जो P और Q है वो इस पॉइंट के ऊपर ही तो है ना, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट P को हम क्या करते हैं, इस P को इसमें रखते हैं, फिर Q को उसमें रखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, x1 का क्यूब प्लस y1 का क्यूब इक्वल्स टू a³ और सिमिलरली x2 का क्यूब प्लस y2 का क्यूब इक्वल्स टू a³। अब इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करो तो ये a³ तो गायब हो जाएगा, यहाँ बच गया x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इक्वल्स टू, देखो इसको क्या करता हूँ, माइनस भी कर रहा हूँ और साथ साथ उधर भी भेज रहा हूँ, है ना। ये क्या बनेगा, y2 का क्यूब माइनस y1 का क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है क्या? क्या हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, साथ ही साथ उधर भी भेज लिया, ठीक है। तो अब इसको a³ - b³ पे a³ - b³ पे ओपन कर लेते हैं, x1 - x2, ठीक है। और इनटू क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, y2 - y1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 और प्लस यहाँ से क्या बन गया, y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। अब देखो इस वाले में यहाँ y2 - y1 अपन x2 - x1 है, y2 - y1 अपन x2 - x1 है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसको उधर भेज लेते हैं और बाकी को यहाँ ले आते हैं। ये बन गया x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, है ना, और डिवाइडेड बाय वो आ गया y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से बन गया y2 - y1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या है, x1 - x2, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो ये x2 - x1 है, y2 - y1 अपन x2 - x1, तो ये माइनस ऊपर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे x2 - x1 कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो अब ये इस पूरे की जगह पे अपने को, इस पूरे की जगह पे ये वाला यूज़ करना है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर उसको इरेज करके फिर उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करो, चलो यहाँ तक नोट हो गया होगा। तो अभी यहाँ से इसके जगह पे हम लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं ना। अच्छा ये वाला माइनस है ना, इसको गिफ्ट कर देते हैं, ये वाला माइनस इसको गिफ्ट कर लेते हैं।
तो अब ये बन जाएगा। अच्छा एक काम देखें, तो ये प्लस माइनस अगर इसको दे दें, ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं, ये बनेगा x1 का स्क्वायर अपॉन ये y1 का स्क्वायर, ये माइनस में इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं ना, माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस और माइनस तो कट जाएगा, अपने को ऐसा कुछ रिलेशन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, एक काम करता हूँ, इस x1 को इसको दे देता हूँ और ये y1 जो नीचे है उसको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, करके देखते हैं। ये बन गया y2 का स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या आएगा x1 का स्क्वायर। अब अगर अलग अलग डिवाइड करें तो अलग अलग डिवाइड करने से ये क्या बनेगा y1 अपन y2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बनेगा y1 अपन y2 है ना, और प्लस y1 अपन y2 का स्क्वायर, ऐसा क्या, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से बनेगा x1 अपॉन x1, तो ये कट रहा है ना, कुछ गड़बड़ है, लास्ट वाला 1 होगा है ना, करेक्ट, यहाँ पे होगा 1 इक्वल्स टू, अगर इसको देखें तो ये 1 प्लस ये बनेगा x2 अपन x1, किधर y2 अपन y1 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे है ना y2 अपन y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y1 एक कट जाएगा ना, तो y2 अपन y1 बच जाएगा यहाँ पे ना, y2 अपन y1, और इक्वल्स टू इसको डिवाइड करें तो 1, इसको डिवाइड करें तो x1 एक कट जाएगा, x2 अपन x1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा x2 अपन x1 का स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब सोचो यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हो, सोचो ज़रा, ये चलो 1 और 1 को तो कट कर लिया हमने, अब सोचो आगे कैसे जाओगे, क्या नहीं बन रहा है। देखो एक काम करता हूँ ना, इसको मान लेता हूँ a, ठीक है, या फिर ऐसा करो, ये स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेते हैं ना, देखते हैं करके क्या होता है। ये बन गया y2 अपन y1 का स्क्वायर माइनस x2 अपन x1 का स्क्वायर, और बाकी जो है ना उसको एक तरफ कर लेते हैं, x2 अपन x1 माइनस यहाँ पे y2 अपन y1, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, हो रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ फिर, तो यहाँ से पहले माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो अब कर लोगे ना, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटोगे, इधर से एक माइनस कॉमन लेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया x2 अपन x1 प्लस y2 अपन y1 इक्वल्स टू -1, ये समझ में आ गया ना। क्या करना है, यहाँ a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है b माइनस ए है ना, तो बस इसको ओपन करेंगे और कट जाएगा एक। तो यहाँ से इसको क्या लिखने वाले हो तुम, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस बी, तो ये कट जाएगा, बचा क्या a प्लस बी इक्वल्स टू -1, ठीक है, और बस a और b की जगह पे रख लेंगे, ठीक है। चलो नोट करो चलो, तो नोट हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, दिमाग घुमाया ये वाला क्वेश्चन क्या। तो तुम ये बताओ, वो T1 T2 वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था या ये वाला था। हाँ चलो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये तो पता है ना कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ बाकी जनता के लिए, है ना। तुमको पता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, नहीं पता है ना, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिसको नहीं पता होगा। तो कैसे करेंगे, दो कर्व लिया है, ये कर्व 1 और कर्व 2, तो इन दोनों कर्व के बीच में एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, कोई आएगा बोलेगा ये वाला एंगल है, कोई आएगा बोलेगा ये वाला एंगल है, बोला ये वाला एंगल है। अब ये तो कुछ डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना। तो कर्व के बीच में जब भी एंगल निकालोगे तो ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हम लोग। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कर्व 1 पे और कर्व 2 दोनों पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, टेंजेंट किस पे है, कर्व 1 पे है ना, T1, और ये क्या है, T2 है। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल होगा एंगल बिटवीन कर्व्स। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? तो उसके लिए क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा कर्व 1 और कर्व 2 के बीच के, और फिर इसी पॉइंट पे कर्व 1 पे टेंजेंट निकालेंगे, फिर कर्व 2 पे टेंजेंट निकालेंगे, और अगर टेंजेंट आ गया तो उसके बीच का एंगल निकाल देंगे, ठीक। हाँ ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ये जो एंगल बिटवीन टू कर्व्स है ना, दिस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन, है ना, देयर टेंजेंट्स, है ना, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो इतना समझ में आ गया? दिस एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, अब अगर मान लो टेंजेंट आ चुका है, टेंजेंट आ चुका है, तो उस टेंजेंट क्या है, एक लाइन है ना, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं बताओ? एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला याद है क्या? याद है? एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता था? tan थीटा इक्वल्स टू m1, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ऐसे हम लोग यही फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बोल दिया ना तुम एक्यूट एंगल निकालो, तभी मॉड लगाएंगे, क्योंकि देखो ये भी एंगल पॉसिबल है और ये भी एंगल तो पॉसिबल है ना, ये θ1 और θ2, तो उसमें से एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। तब क्वेश्चन कौन सा डिमांड कर रहा है, दोनों में से दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से वो कौन सा डिमांड कर रहा है, अगर एक्यूट बोल रहा है तो मॉड लगा लेंगे। क्या इस समझ में आ गया? ठीक है, चल ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से बताओ m1 कैसे निकालोगे, m1 कैसे निकालोगे, dy/dx एट पॉइंट P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P मान लेता हूँ, ठीक है, ऑफ कर्व 1। वैसे ही m2 क्या है, dy/dx ऑफ dy/dx एट पॉइंट P ऑफ कर्व 2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नोट कर लो फटाफट, ठीक। अगला पॉइंट ये भी नोट कर सकते हो, टू एंगल्स आर पॉसिबल। पहला एंगल थीटा है, दूसरा एंगल कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो टू एंगल्स आर पॉसिबल, इसको भी नोट कर सकते हो, है ना। एक अगर थीटा है तो दूसरा कौन सा होगा, पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक नोट करो। नोट हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे एंगल निकाले, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, है ना, हाउ टू फाइंड। वैसे सारा चीज़ डिस्कस हो चुका है ना, एंगल्स। तो इसके लिए जो स्टेप्स होगा, पहला स्टेप क्या करोगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, पहला ये चीज़ कर लोगे। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, फाइंड m1 एंड m2, और m1 m2 क्या है यहाँ हमने बता दिया है। थर्ड क्या करोगे, यूज़ फॉर्मूला, बस, ठीक है ना। चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं कुछ ज़रूरी बातें करना है। हो गया होगा नोट, ठीक। चलो, तो कुछ ज़रूरी बातें ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुमको बहुत हेल्प करेगा। उसमें से पहला जो पॉइंट है वो ये है, देखो इधर ध्यान दो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम कर्व्स के बीच में निकालने गए, कई बार क्या होगा, तुम आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन कई बार अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। वो तुम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, बहुत बुरा फंसोगे सॉल्व करने जाओगे तो जब भी ऐसा हो ना, उसमें से एक ऐसा केस होगा जब m1 इंटू m2 -1 हो रहा होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब भी कर्व को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो ना, तो वो जो कर्व होता है ना, मैक्सिमम केस में वो दोनों का कर्व जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्लियर है ना। तो इसमें नोट नंबर 1 में लिख लेना, नोट 1 में क्या लिखना है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स वो निकालना डिफ़िकल्ट हो जाए तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, m1 इंटू m2 बस टू -1, ये ट्राई करेंगे। क्लियर हुआ क्या? इस बात को नोट कर लो, करो। इतना इंग्लिश लिख लो या मैं ही लिखवाऊँ?
जैसे लिखना है लिखो, जैसे लिखना है लिखो। लेकिन कब यूज़ करना है? जब भी कर्व को सॉल्व करोगे डिफ़िकल्ट हो जाए, तब हम लोग कौन सा ट्राई करेंगे? m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इसमें भी क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप में लिखो। नेक्स्ट स्टेप में कभी कभी क्या होगा, पहले तो तुम कर्व को सॉल्व करने गए, नहीं सॉल्व हुआ, तुम m1 m2 इक्वल्स टू -1 किए तो भी नहीं हुआ। ऐसा भी होगा जिसमें वो भी फेल हो जाएगा। उस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, तुम्हें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड में मतलब सेकंड में क्या लिखोगे? व्हेन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 डज नॉट वर्क देन यूज़ हीट एंड ट्रायल मेथड। लिख लो जल्दी से, स्टेप नंबर 3। अरे ये सारे पॉइंट्स ऐसा बहुत काम आने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, अब जेई वाले तो सोच लिया है कि अच्छा कर्व का इक्वेशन तो ये लोग वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसानी से निकाल लेता है, तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। ठीक है, कुछ और दिमाग लगाया तो वो ऐसा करवाए। ठीक है, जेई वाले है ना, जब दुश्मन नहीं है तुम्हारा, ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा परेशान करता है वो। ठीक है, थोड़ा सा परेशान करता है, दुश्मन नहीं है, ऐसा नहीं कि मार देगा, नहीं, परेशान थोड़ा सा करता है। तो वो परेशान जो करेगा वो हम यहाँ लिखवा दिए। तो अगर कभी m1 m2 वर्क ना करे तो क्या करोगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और एक स्टेप को और लिखो, वो ये है, जब भी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कर्व का, तो एक ही रास्ता है उसका, हीट एंड ट्रायल मेथड, और कोई रास्ता नहीं है। तो उस बात को लिख लो। तो जब भी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए, ठीक है, तो क्या करोगे? हीट एंड ट्रायल मेथड इज़ द ओनली वे। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब यही है, वो सब समझ लो, ये सब एक तरह से एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें। ठीक है, अरे वो नहीं है इतने टाइम से जो प्रैक्टिस हुआ है ना, वो है, वो एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, हो गया, तीनों पॉइंट नोट हो गया ना। चलो एक और ज्ञान की बात, और जो तुम्हें पता ही है, ज्ञान की बात नंबर 4, क्या? ऑर्थोगोनल कर्व। इसको भी क्यों छोड़े? ऑर्थोगोनल कर्व मतलब क्या? व्हेन C1 इज परपेंडिकुलर टू C2। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब क्या? एंगल बिटवीन देम आर 90 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो इतना तक नोट हो गया है ना। ओके, मतलब वो कर्व ऐसा कुछ हो। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ समझना। देखो, अगर मान लो ऐसा कुछ गया, यहाँ पे हमने टेंजेंट खींचा पहले कर्व पे, दूसरे कर्व पे, ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कर्व। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, देखो इसी में एक और चीज़ तुमको कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा मत होना। वो ये है, मान लो ऐसा कोई कर्व है और ये दूसरा कर्व है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, लेकिन आगे जाके जब इंटरसेक्ट किया है ना, यहाँ पे कोई और एंगल आ गया, थीटा आ गया। अब ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है? यहाँ पे कोई और 45 मान लिया मैंने। ठीक है, अब बताइए ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएगा या नहीं? एक जगह तो तुमको मिल गया 90 डिग्री, दूसरी जगह कोई और एंगल मिल गया। हाँ, बताओ क्या होगा? देखो, अगर कोई कर्व ऑर्थोगोनल है वो तभी होगा जब सब जगह, जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सब जगह वो 90 डिग्री है, तभी ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज ऑर्थोगोनल नहीं है। समझ में आ गया ना? तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल नहीं है, इसको लिख लेना। कट मतलब क्या है? नहीं है। समझ में आ गया ना? ऑर्थोगोनल कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, यानी कि जहाँ जहाँ वो कट कर रहा है वहाँ क्या है? 90 डिग्री है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, एक और चीज़ ज्ञान की बात, वो ये, मान लो ऐसा कोई कर्व आया, वो 90 डिग्री नहीं है, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ भी है, मतलब दो जगह कट किया और दोनों जगह सेम ही एंगल है, थीटा थीटा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आइसोगोनल कर्व। उसको भी लिख लो, आइसोगोनल कर्व। अब नाम है, क्या करोगे? ऐसा कोई कर्व जो दो कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे सेम एंगल बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे? आइसोगोनल कर्व।
ठीक है, आइसोगोनल कर्व। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे हुआ ही कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और बस इंजॉय करो। तो लिखो ये वाला क्वेश्चन है इफ C1 x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड C2 xy इक्वल्स टू k एट राइट एंगल। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखना, इफ C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन वैल्यू ऑफ k निकालना है। ठीक है, चलो नोट करो और ट्राई करो। हो गया होगा ट्राई? चलो, तो दे रखा है क्या है वो, राइट एंगल पे है ना, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है मतलब m1 इंटू M2 क्या होगा, -1। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, वहाँ पे कुछ मिस्टेक की हो, प्लस माइनस के साथ। तो m1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। तो पहले m1 निकाल लेते हैं ना, यहाँ से क्या बनेगा dy/dx, ये 2y इंटू dy/dx इक्वल्स टू 1, तो ये बनेगा 1/2y इंटू M2 क्या बनेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y इक्वल्स टू k/x कर लेते हैं ना, तो ये बनेगा माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या फिर अलग अलग डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं। तो ये बन गया 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से y डैश का वैल्यू आ गया 1/2y, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया k/x। ठीक है, तो ये बन गया y डैश का वैल्यू माइनस k/x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या किया जाए, ये k/x स्क्वायर, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, k/x है ना, ये y की जगह पे हम लोग अगर k/x रख दें यहाँ पे तो उससे कुछ होगा, हो सकता है। ये इसको रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फ्रॉम 2 y की जगह पे k/x रख देता, तो 2 इंटू k/x इंटू एक्स का स्क्वायर k/x का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये k और k कट गया, x से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 इक्वल्स टू -2x, x का वैल्यू आ गया -1/2। x का वैल्यू जब -1/2 आ गया, हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 में पुट कर लेते हैं ना, पुटिंग इन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो क्या बनेगा, अरे ये कुछ गड़बड़ है, x का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अच्छा नेगेटिव नहीं, ये तो दोनों कट जाएगा ना, ये माइनस वाला कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया +1, तो इसमें जैसे ही पुट किया 1/2 इक्वल्स टू क्या आ गया y का स्क्वायर, सो y का वैल्यू क्या आ गया +-1/√2। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गया y का। अब अपने को चाहिए था k का, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है, एक तो है 1/2 +1/√2 और दूसरा 1/2 -1/√2। तो इसको क्या करते हैं ना, पुट कर लेते हैं कर्व 2 में, वहाँ से k का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो बार कर लेते हैं, एक बार x का वैल्यू 1/2 एंड y का वैल्यू +1/√2, फिर दूसरा में x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू +1/√2। तो यहाँ से इसको 2 में पुट कर रहे हैं ना, तो जो सेकंड इक्वेशन उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा x इंटू वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 इक्वल्स टू क्या आ गया k, एंड इसमें फिर से रखते हैं तो 1/2√2 लेकिन नेगेटिव में इक्वल्स टू k, तो k का दो वैल्यू आ गया यहाँ से, ये और ये। ठीक है, क्लियर है ना, नोट कर लो फिर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो तो हो गया नोट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर y इक्वल्स टू GIF ऑफ mod sin of x प्लस
मॉड कॉस ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो ये है, तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो ये जो बॉक्स है वो क्या है, GIF है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये जो है ना y इक्वल्स टू मॉड ऑफ GIF ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग एक रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं कि ये जो मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स है, इसका जो वैल्यू होगा ना वो 1 से लेके √2 के बीच का होगा। अगर हम लोग इसमें दोनों तरफ डब्बा लगा दें, बॉक्स लगा दें, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स का GIF है ना, और इधर भी डब्बा लगा दें √2। तो क्योंकि 1 का जो GIF होगा वो 1 ही होगा, और इस पूरे की जगह पे क्या है y, और ये √2 1.4 होगा लगभग, है ना। तो 1.4 का GIF क्या बनने वाला है, 1। इधर भी कह रहा है y 1 से ज़्यादा 1 से कम, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू 1 ही है। ये एक कब हो गया y इक्वल्स टू 1, और दूसरा कर्व क्या है, ये है अपना C1 और ये है अपना C2। तो क्या आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन C1 एंड C2 निकाल सकते हो ना। ये y इक्वल्स टू 1 इसमें रख लेंगे, वहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, 0। समझ पा रहे हो ना। तो सॉल्व कर लो, 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया वो क्या हो गया, 0,1। दैट्स इट। क्लियर हो गया ना। इस क्वेश्चन में मेन जो चीज़ था बस इसको देखना। ठीक है, चलो फिर नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, अपने को क्या चाहिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसका देखो, तो ये जो है ये तो पैराबोला है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसा कुछ होगा, ये 1,0 से जाएगा 0,1 से, है ना। और ये जो y इक्वल्स टू 1 है, ये ऐसा वाला लाइन है, ये y इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि y इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका टेंजेंट है ना। तो y इक्वल्स टू 1 और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ। ये टच करके जा रहा है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो एंगल क्या बनेगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं बताओ, इस पॉइंट पे 0,1 पे एंगल कैसे निकालोगे, लाइन और उस कर्व के बीच में। तो लाइन तो वो खुद ही लाइन है, और इस कर्व पे अगर टेंजेंट निकालते हो 0,1 पे, तो वो भी आएगा y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, उसके बीच में एंगल कैसे निकलेगा, एंगल क्या होगा, 0 होगा ना। समझ पा रहे हो, थीटा क्या हो गया, 0। ये समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर अब ऑनेस्टली हो गया। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये है ओके। देखो अब इसको पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 4, यानी कि ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या आप इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, कैसे करोगे, सम आना चाहिए 8 और मल्टीप्लाई आना चाहिए 4, ऐसे तो होगा नहीं। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं ना, ये क्या आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस 4ac, यानी कि ये 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो अगर इसको देखोगे तो यह है -8 प्लस अंडर रूट ऑफ 64 में से 16 घटाओ, कितना बचेगा 48 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक रूट, ये रूट के अंदर आ रहा है, ये x का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये x का वैल्यू आ चुका है रूट में, तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये x का वैल्यू इसमें रखेंगे, है ना। इसमें जैसे ही रखोगे x का वैल्यू, ये रूट वाला, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, रूट इस पर भी आ जाएगा, है ना। तो रूट के ऊपर रूट आ रहा है, तो और वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी आए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 यूज़ नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे क्या वो -1 हो रहा है क्या, और अगर हो गया -1 तो वहाँ से हम लोग को सीधे पता चल जाएगा कर्व कैसा है, ऑर्थोगोनल है। समझ में आया ना। ये तो अपना फेल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, फेल नहीं, ये क्या है डिफ़िकल्ट है।
ठीक है। डिफ़िकल्ट हो गया तो हम लोग ट्राई करेंगे क्या, m1 m2 वाला है ना, ट्राइंग m1 इंटू m2, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx कैसा आएगा, dy अपन dx, बताओ इसका dy बाई dx क्या आएगा 16 और डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या आएगा 2y, यानी कि आ गया 8 अपन y, तो ये आ गया 8 अपन y इंटू m2 कैसे निकालोगे, इसको करो तो ये बनेगा 4x प्लस 2y इंटू डी वाई डी एक्स इक्वस टू 0। तो यहाँ से dy अपन dx का वैल्यू क्या आएगा, ये बनेगा माइनस में 4x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये क्या आ गया -2x, ठीक है। तो ये आ गया माइनस में 2x, ठीक है। अच्छा x और y में कुछ और सोचो क्या रिलेशन रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे m1 हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो 2y है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर 2y डिवाइड एक्स इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू बन जाएगा इसमें एक y आएगा 4x प्लस 2y इसमें, नीचे वाला, अच्छा यहाँ पे y आएगा ना, करेक्ट, यहाँ पे y आएगा तो ये बन गया y, ठीक है। तो यहाँ पे y आ गया, ठीक है। तो ये बन गया -16x डिवाइडेड बाय ये वाई स्क्वायर, ये x है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग 16x रख लेंगे, ठीक है। तो -16x अपन 16x, तो ये क्या आ गया -1, ठीक है। ये 16x कहाँ से रखे, इसको 1 मान लो ना, फ्रॉम 1 हमने ये यूज़ किया, तो क्योंकि ये -1 आ गया m1 m2 इक्वल्स टू -1, सिंस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, सो एंगल कितना है बताओ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, चलो नोट करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बस जो पॉइंट्स हमने लिखवाया है उसको बस ध्यान में रखना है और बस करते जाना है, कैलकुलेशन ही है, लेकिन सारा पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर y इक्वल्स टू 3 पावर x माइनस 1 इंटू लॉग x एंड y इक्वल्स टू x पावर x माइनस 1, ठीक है। अब देखो जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, x पावर x है ना, x पावर x समथिंग पावर x है ना, तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल कर्व है। एक्सपोनेंशियल कर्व में मैंने क्या लिखवाया था, एक ही तरीका है उसका, हीट एंड ट्रायल, ठीक है ना। हाँ तो इसमें सोचो ऐसा कुछ x का वैल्यू सोचो जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। सबसे पहले 0 लेके देखते हैं, x का वैल्यू 0, तो 3 पावर -1 लॉग 0 वो बेहोश हो जाएगा, लॉग बेहोश हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉग ही नहीं, ये भी बेहोश हो जाएगा, 0 पावर 0 बेहोश हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, x का वैल्यू 0 रखने से दोनों कर्व बेहोश हो रहा है। अब अगला कर्व, अगला वैल्यू क्या रखोगे, x इक्वल्स टू 1, ज़रा x इक्वल्स टू 1 रखो, देखो दोनों में x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, y का वैल्यू 3 पावर 1 माइनस 1 और लॉग 1, यानी कि ये क्या बनेगा 0। अच्छा इसमें रख के देखते हैं, y का वैल्यू 1 पावर 1 माइनस 1, ये भी 0 आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ गया 1,0। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब अपने को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। चलो तो अभी अपने पास आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व, ठीक है। अच्छा अब अपने को क्या चाहिए, एंगल, तो एंगल के लिए अपने को स्लोप तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले पहला जो कर्व है, पहला कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएटिंग कर्व 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो पहले डिफ्रेंशिएट करो y अपन डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये 3 पावर x माइनस 1 इंटू ये, तो u इंटू वी रोल लगेगा, तो पहले 3 पावर x माइनस 1 को बाहर रखा और log x का डेरिवेटिव x 1/x हो गया प्लस, फिर अब log x को बाहर रखेंगे इंटू इसका डेरिवेटिव a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a पावर x इंटू ln a, है ना, ln लिखो या log लिखूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी log ले रखा हो ना, ऐसे रहने देता। अच्छा अब ये dy/dx तो चाहिए था अपने को, लेकिन कहाँ पे 1,0 पे, इसमें जैसे ही पुट करूँगा तो ये बनेगा 3 पावर 0, तो 1/1 प्लस
यहाँ log 1 बन जाएगा 0, खत्म। ये log 1 बन गया 0, तो ये पूरा पार्ट खत्म। तो यानी कि जो dy/dx आया है वो कर्व 1 का, ये कितना आया 1, और ये क्या है स्लोप 1, ठीक है ना। अच्छा ओके, तो ये क्या है, ये है कर्व 1 के लिए। अब कर्व 2 को डिफरेंशिएट करते हैं एट दिस पॉइंट। तो कर्व 2 कैसा है, x⁻x - 1, ठीक है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या आएगा, d/dx ऑफ x⁻x है ना, माइनस d/dx ऑफ 1, ठीक है। अच्छा ये वेरिएबल पावर वेरिएबल का एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना होगा है ना, x⁻x। तो इसको कैसे लिखते हैं, x⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ln x है ना, ऐसा। तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो ये बनेगा x⁻x इंटू एक्स को रखा बाहर और फिर ln x का डेरिवेटिव x 1/x प्लस अब ln x को रखा और x का डेरिवेटिव 1। अब ये dy/dx आ चुका है अपने पास। सो dy/dx एट पॉइंट 1, 0। जैसे 1 रखेंगे तो ये बाहर 1, अंदर में ये 1 बन गया और ln बन गया 0, तो आंसर आ गया 1। और ये क्या है अपना m2 है। तो देखो m1 भी आ गया है 1 और m2 भी आ गया है 1, तो दोनों टेंजेंट का स्लोप कैसा हो गया, इक्वल हो गया। दोनों टेंजेंट का स्लोप अगर इक्वल हो गया, इसका क्या मतलब, वो कर्व पैरेलल होगा। कर्व पैरेलल हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, कर्व पैरेलल नहीं होगा। तो अब तब होगा क्या, वो कुछ ऐसा केस रहा होगा, कोई कर्व ऐसा है कर्व 1, ठीक है, और दूसरा जो कर्व है ना वो इस कर्व को आया और बस एक पॉइंट पे टच करके चला गया कर्व 2। जब ये एक पॉइंट पे टच करेगा तो इसका क्या होगा, एक कॉमन नॉर्मल होगा, सॉरी कॉमन टेंजेंट होगा है ना, और कॉमन टेंजेंट होगा तो इसका स्लोप भी एक ही होगा, और वही स्लोप एक आया है। समझ में आया ना, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना, ठीक है, नोट कर लो। चलो नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन को देखो। वो है ऐसा, if x² / a² + y² / b² equals to 1 and y³ equals to 16x are orthogonal है ना, देन फाइंड a। चलो ट्राई करो इसको। ठीक है, अब मेरी बारी। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल है, मतलब इसका dy/dx इंटू इसका dy/dx क्या होगा, इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक, तो पहले कर्व 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, ये 1 है और ये 2 है, तो डिफरेंशिएटिंग 1 को डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाई a² प्लस यहाँ पे 2y अपॉन आई थिंक वहाँ पे a² ही है। अच्छा यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 2y डिवाइडेड बाई 4 इंटू dy/dx इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकालते हैं, ये 2 और 2 दोनों को 0 तरफ भेज दिया, ठीक है। और फिर बच जाएगा क्या, x डिवाइडेड बाई a² माइनस में, और ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया dy/dx कर्व 1 के लिए। अब निकालेंगे dy/dx कर्व 2 के लिए, डिफरेंशिएटिंग कर्व 2। तो ये बन गया 3y² dy/dx इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ गया 16/3y²। अब सिंस c1 परपेंडिकुलर टू c2, तो इसका जो दोनों का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, -1 के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया -4x डिवाइडेड बाई a² y इंटू ये 16 डिवाइडेड बाई 3y² इक्वल्स टू -1, ठीक है। अच्छा ये बन गया -4x इंटू 16 डिवाइडेड बाई ये 3a² को रहने दो, ये बन गया y³ इक्वल्स टू -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है ना। अच्छा अब यहाँ देखेंगे ये जो y³ है ना, इस y³ की जगह पे हम लोग 16x लिख सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये बन गया -4x इंटू 16 डिवाइडेड बाई 3a² इंटू ये y³ की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये क्या है 16x इक्वल्स टू -1। तो ये 16 और ये x के साथ गायब हो गया, बचा क्या 3a² इक्वल्स टू ये माइनस भी गायब हो गया, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 4। तो a² का वैल्यू
4/3, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4/3 यानी कि प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3, और ये हो गया अपना आंसर। क्लियर है ना? चलो फिर ये टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसा होता है, y1 cosec थीटा, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 cot थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 sec थीटा, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 tan थीटा। अच्छा, यहाँ से हम लोग को कन्वर्ट करने आना चाहिए, किसमें, dy/dx में। तो y1 को क्या लिखेंगे, y1 को लिखेंगे, और अपने को tan तक पहुँचना है, tan थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, dy/dx। तो cosec को कैसा लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 + cot स्क्वायर लिख दूँ क्या, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 + cot स्क्वायर बनेगा cosec स्क्वायर और रूट से बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसको फर्दर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/tan स्क्वायर, 1/tan स्क्वायर, और 1/tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, dy/dx का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है ना? इसको कन्वर्ट करने आना चाहिए बस। तो ये y1, और इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखोगे, 1/tan है ना, तो रूट लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ cot को कैसे लिखेंगे, 1/tan थीटा है ना, और tan थीटा को फिर क्या लिखेंगे, dy/dx। ठीक है, वैसे इसमें भी sec को कैसे लिखेंगे, y1 अंडर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे, y1 अंडर रूट ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, ये तो डायरेक्ट ही है, y1 dy/dx। कोई दिक्कत है क्या? अपने को जब भी बोलेगा ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो अपने को ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है, बट इतना याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम लोग ये वाला याद रखेंगे बस। ठीक है, जो टेंजेंट वाला पार्ट है, टेंजेंट हो या फिर सब टेंजेंट, उसमें को चलता है, ये यहाँ पे भी को है, यहाँ पे भी को है ना, तो कोसेक और फिर कॉट, और बाकी नॉर्मल में सेक और टेन, इसको याद रखो जैसे रखो। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, उसको जल्दी से निपटा लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x³ + 3x का स्क्वायर माइनस ये प्लस 4x - 1। ठीक है, एट x = 0। ठीक है, तो देखो जब ये अपने को जब भी टेंजेंट वगैरह निकालेंगे तो कोई एक पॉइंट चाहिए अपने को, है ना। तो x का वैल्यू दे रखा है, इसको हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा -1। ठीक है, सो पॉइंट क्या आ गया अपने पास, पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो वो आ गया 0, -1। ठीक है, अच्छा अब बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट, अभी हमने फॉर्मूला देखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या था, y cosec थीटा। ठीक है, y1 cosec थीटा, और यहाँ पे x1 y1 क्या है, ये रहा अपना x1 और ये रहा y1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1 cosec थीटा, और cosec थीटा को 10 तक पहुँचना है अपने को, है ना। तो cosec थीटा को 10 तक पहुँचने के लिए 1 + cot स्क्वायर लिखना पड़ेगा थीटा, और यहाँ से -1 अंडर रूट ऑफ 1 + 1/10, 1/10 को क्या लिखोगे, 1/dy/dx। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जो dy/dx है ना, ये इस पॉइंट पे होता है, dy/dx इस पॉइंट पे होता है, यानी कि अब अपने को इसका dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx यहाँ से क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अच्छा, dy/dx एट कौन सा पॉइंट, 0,1 पे, 0, इसमें जैसे रखेंगे इसका आ जाएगा वैल्यू 4। ठीक है, अब इसमें 4 आ गया तो वो वाला वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो -1 + 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो ये क्या आ गया, -√17/4। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। अब क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहा है ना, लेंथ की बात कर रहा है, लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, मॉड लग गया तो ये बन गया √17/4, ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत है सर, डायरेक्ट पॉइंट क्या, ठीक है, तो आज का क्लास में इतना ही करेंगे। तब तक आप जितना आज अभी तक कवर हुआ है कॉन्सेप्ट्स,
उस पर अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।